वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 27 चैप्टर नंबर 26 टॉक्सिकोलॉजी। कल हमने टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी की परिभाषा और किस किस प्रकार की टॉक्सिसिटी हो सकती है पशुओं में उसके बारे में, और टॉक्सिकोलॉजी के विषाक्तता के निदान यानी उसका डायग्नोसिस कैसे करें उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उन कारणों का अध्ययन करेंगे जो टॉक्सिसिटी पर या विषाक्तता पर प्रभाव डालते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं जो टॉक्सिसिटी पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव जो है वो जो टॉक्सिसिटी के अंदर जो कारण है जो प्रभाव डालता है वो है खुराक यानी डोज, यानी पशु ने जो जहर या विष खाया है वो खाने के बाद में बॉडी में अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद में वो प्रभाव डालता है। तो उसको देखते हैं कि वो किस डोज में पशु को दिया। अगर मान लो वो उपचार कार्य के लिए दिया हुआ है, यानी इतनी डोज दी है जिससे ऐसे मतलब विष भी है जहर भी है जो उपचार में काम में आते हैं, जो वैसे मान लो कि आर्सेनिक पॉइजनिंग करता है, लेकिन अगर आर्सेनिक को कम मात्रा में देते हैं तो वो ट्रीटमेंट का काम करता है। तो अगर मान लो उस दवाई को जहर को कम मात्रा में दिया है तो वो उपचार का काम करता है। अगर उसको अगर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं यानी उपचार करने वाले डोज से ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं उसको, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट करता है पशु के शरीर पे, यानी विषाक्तता पैदा करता है। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दे तो पशु को मौत की नींद भी सुला सकता है, यानी उससे पशु मर भी सकता है। तो ये तीनों बातें जो है ट्रीटमेंट की डोज प्लस टॉक्सिसिटी की डोज प्लस पशु के मरने की जिससे पशु मर सकता है वो, ये सारी चीज़ें जो है ये उसकी डोज पे निर्भर करता है। तो ये खुराक जो है वो टॉक्सिसिटी को प्रभावित करती है। तीसरा है जहर की, यानी जो विष है पॉइजन है या जो टॉक्सिक है उसकी भौतिक व रासायनिक प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। भौतिक कारक कैसे करता है, जैसे जो टॉक्सिक है, टॉक्सिन है या विष है वो किस फॉर्म में है, फिजिकली किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या तरल है या सॉलिड है, ठोस है। ठोस में भी मतलब क्या है कि बड़े पार्टिकल है, कोर्स मोटे, जैसे अपना आटा पीसते हैं ना, मोटा आटा कोर्स आटा बोलते हैं जिसको, मोटा या महीन आटा पीसते हैं। उसी तरह से मतलब पाउडर जो है वो मोटा है या मतलब महीन पीसा हुआ है, यानी फाइन पाउडर है, तो ये उसको प्रभावित करता है। जैसे मान लो ठोस और जो तरल वो मतलब कम इफेक्टिव होते हैं, यानी वो देर से जहरीलापन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि गैस जो है वो ज़्यादा जहरीली होती है, यानी गैस रूप में वो टॉक्सिन जो है वो ज़्यादा जहरीला होता है। तो ये उसकी भौतिक कारण हो गया कि ये फिजिकली वो किस रूप में है। रासायनिक कारक जो है, रासायनिक कारक का मतलब है कि वो पदार्थ किस फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में किस फॉर्म में है। जैसे पीला फास्फोरस जो है वो लाल फास्फोरस की बजाय ज़्यादा जहरीला होता है, क्योंकि इनके केमिकल फार्मूले अलग अलग हैं। तो पीला फास्फोरस लाल फास्फोरस की बनिस्बत ज़्यादा जहरीला होता है। ट्राई आर्सेनिक, जो आर्सेनिक का ट्राई आर्सेनिक रूप है वो पेंटा आर्सेनिक से ज़्यादा जहरीला होता है। यानी ये याद करने वाली चीज़ें आप याद करोगे इनको कि पीला फास्फोरस लाल फास्फोरस से ज़्यादा जहरीला होता है। ट्राई आर्सेनिक जो है वो पेंटा आर्सेनिक से ज़्यादा जहरीला होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जहरीली गैस है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जहरीली है। तंबाकू यानी तांबा जो है, तंबाकू नहीं सॉरी तांबा, कॉपर जिसे बोलते हैं, तांबा जो है उसका क्यूप्रस स्थिति में, अगर वो क्यूप्रस फॉर्म में है, क्यूप्रस फॉर्म में, तो वो अवशोषित नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, और क्यूप्रिक फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है।
अतः क्यूप्रिक फॉर्म जो है, जो एब्जॉर्ब होता है, वो फॉर्म ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए तांबा जो है वो क्यूप्रस फॉर्म में नुकसानदायक नहीं है जितना क्यूप्रिक फॉर्म में है। नाइट्रेट जो है वो जहरीले नहीं होते हैं, नाइट्रेट जहरीले नहीं होते, लेकिन नाइट्राइट्स जो है वो जहरीले होते हैं। तो ये इनके केमिकल के आधार पर है। फिर तीसरा कारण है जहर की प्रकृति पर। जहर की प्रकृति मतलब प्रकृति जहर की कैसी, यानी पशुओं को कितनी बार पदार्थ दिया गया है, यानी वो जहरीला पदार्थ जो है वो पशु को कितनी बार दिया गया है, एक खुराक में या कई खुराक में, यानी उसकी कितनी खुराक में दिया गया, ये उसकी प्रकृति होगी ना, प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या पदार्थ शरीर में इकट्ठा तो नहीं हुआ है। ये कई बार क्या है कि जो अपने दवाई देते हैं एंथेलमेंटिक वगैरह, वो दवाई बार बार देते हैं तो वो दवाई जो है वो शरीर में एक्यूमुलेट होती जाती है, यानी धीरे धीरे शरीर में इकट्ठा होती रहती है। और जब वो उस स्टेज में पहुंच जाती है जहाँ पर वो जहरीला प्रभाव उत्पन्न करती है, तो उससे पशु में पॉइजनिंग के या टॉक्सिसिटी के या विषाक्तता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ये बल्लों के जहर की प्रकृति हो गई। और फिर चौथा कारण होता है जो प्रभाव डालता है विषाक्तता पे, वो है किस माध्यम से पदार्थ शरीर में प्रवेश किया है, किस रूट से, यानी रूट जो है माध्यम, रूट किस से प्रवेश किया है। यदि उसको हमने आईवी दिया है, उस मतलब मेडिसिन को जो जहरीली है या जो विषाक्तता के लक्षण प्रकट करती है, अगर उसको हमने आईवी दिया तो उसका असर बहुत जल्दी हो जाएगा, आईवी देते ही असर हो जाएगा। और यदि उसको मुंह से दिया है, यानी माउथ से दिया है, तो उसका असर लेट होगा। लेट का मतलब है कि पहले वो पेट में जाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर असर करेगा। और आईवी का मतलब है डायरेक्ट वो ब्लड में चला गया। फिर उम्र का भी प्रभाव पड़ता है, टॉक्सिसिटी। उम्र का कैसे प्रभाव पड़ता है, जो पशु बूढ़े होते हैं, ओल्ड या कमज़ोर पशु होते हैं, और जो पशु कम उम्र के होते हैं, उनमें इसका जहर का असर ज़्यादा जल्दी होता है, प्रभावशाली और जल्दी असर होता है। जवान पशु या जो ताकतवर होते हैं उनमें असर थोड़ा लेट होता है। फिर लिंग यानी सेक्स जो है वो भी इस टॉक्सिसिटी को प्रभावित करते हैं। अगर पशु मादा है तो उसमें टॉक्सिसिटी जो है वो जल्दी प्रभाव डालती है, यानी टॉक्सिसिटी जल्दी होती है। और अगर पशु नर है तो नर में टॉक्सिसिटी लेट होती है। तो ये लिंग के आधार पर प्रभाव पड़ता है इसका टॉक्सिसिटी का। पशु की नस्ल है, यानी नस्ल का मतलब है कि कुछ किस्म जो है, कुछ पदार्थ ऐसे जो किसी एक किस्म पे प्रभाव डालते हैं, कोई पशु की किस्म पर प्रभाव डालते, दूसरे पे नहीं डालते। जैसे बेलाडोना जो है वो खरगोश में टॉक्सिसिटी पैदा नहीं करते हैं। खरगोश जो है उसमें बेलाडोना अगर आप दोगे तो वो उसमें विषाक्तता पैदा नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसको आपको गाय भैंस में बेलाडोना ज़्यादा दे दी तो उसमें विषाक्तता के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो ये अब एक रेड स्क्विल जो है, रेड स्क्विल ये चूहों के लिए जहर है। रेड स्क्विल चूहों के लिए जहर है, लेकिन ये कुत्तों के लिए जहर नहीं है। तो ये पशु की नस्ल जो है वो इस जहर के प्रभाव को कम या ज़्यादा नस्ल के अनुसार होता है। ये मतलब पशु की नस्ल जो है इस प्रकार से प्रभाव डालती है। फिर जो है ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं उनकी पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी जो ऑर्गन है वो बीमारी की स्थिति में हो। जैसे मान लो लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं या आंत वगैरह है, इनमें अगर किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, इनमें कोई बीमारी हो जाए, पैथोलॉजिकल चेंज हो जाए, बीमारी होने के बाद पैथोलॉजिकल चेंज होते हैं, तो वो अगर इनमें हो तो ऐसा जहरीला असर जो है विष का जल्दी और तीव्र होता है पशु में। और अगर पशु स्वस्थ पशु है तो उसमें विष को शोषक करने की टॉलरेंस पावर होती है, बीमार पशु से ज़्यादा पावर होती है, इसलिए उसका असर उस स्वस्थ पशु में कम होता है। तो ये अंगों की पैथोलॉजिकल स्थिति जो है वो भी विषाक्तता का पे प्रभाव डालती है। फिर आहार के तत्वों पर, आहार में आपने कैसा उसको मतलब आहार दिया है, उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो भी विषाक्तता पे प्रभाव डालते हैं। यदि पशु के आहार में फैट ज़्यादा है, वसा ज़्यादा है, या पशु भूखा है, या पशु के आहार में फैट यानी वसा ज़्यादा है, तो जहरीले पदार्थ का असर जल्दी होगा। यदि आहार में वसा ज़्यादा है
तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का असर जल्दी और तीव्र होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप देते हो और उसमें आहार में वसा ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, और अगर आप उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड देते हो तो उसमें असर जो है जल्दी और तीव्र होगा। और पशु भूखा है तो जहर जल्दी अवशोषित होता है। भूखे पेट होता है ना, तो उसमें जहर जो है वो एब्जॉर्ब जल्दी होता है, इसलिए वो भूखा पशु है तो उसमें टॉक्सिन का असर जल्दी होगा। कुछ 10वां कारण इसका है जहर के स्रोत। जहर का स्रोत क्या है, यानी जो जहरीला पदार्थ आहार के रूप में दिया है या पानी में दिया है या श्वास के माध्यम से दिया है। जैसे मान लो आपने उसको चारे में दे दिया, जहर जो है, जो जहरीला पदार्थ है वो चारे में दिया है, तो उसका असर मतलब अलग अलग समय पर होगा, कुछ देरी से होगा। और अगर उसको पानी में दिया तो थोड़ा जल्दी होगा। और अगर गैस के माध्यम से वो जहर गया है, श्वास के माध्यम से, तो उसका असर बहुत जल्दी होगा। ये उसका जहर का स्रोत के आधार पर कारण है। कुछ जो है, एक कारण ये है कि कुछ विशेष तत्व जो पौधे के या तो तने में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जहर होते हैं जो तने के यानी पौधे के, या तो उसके स्टेम में होंगे, तने में, या उसके पत्तों में होंगे, या उसके फूलों में होंगे, या फलों में अलग अलग स्थिति में या नहीं के बराबर भंडारित होते हैं। यानी जो जहर है वो एक विशेष प्रकार के पोर्शन में ही संग्रहित होता है पौधे के। या तो उसके फूल में संग्रहित होगा, मतलब स्टोर होगा, या उसके पत्तों में होगा, या उसके टहनी में होगा, या उसके फलों में होगा। तो जो आदमी ट्रीटमेंट करता है जहर का, टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन करते हैं जब, तब अपने को डॉक्टर को या पशु चिकित्सक को ये पता होना चाहिए कि अगर ये पौधे का कौन सा भाग खाया है, इसमें जहर होता है या नहीं होता है। कोई सा पौधा है, उसका फल खाया है तो उसमें जहर नहीं होता, तो डॉक्टर कहते हैं भाई इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो मालिक कहता है जब इसने इसके पत्ते खाए हैं तो उस पत्ते में अगर जहर होता है स्टोर, तो फिर उसको असर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये जो अभी हमने इसका पढ़ा, इसके बारे में कि ये विषाक्तता का प्रभाव अलग अलग कैसे पड़ता है। अब हम देखेंगे कि विषाक्तता का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो किस किस प्रकार की विषाक्तता होती है जो हम कहते हैं। तो पहले विषाक्तता होती है धातु या अधातु द्वारा विषाक्तता, यानी धातु जो होते हैं मेटल या नॉन मेटल जो है, जो आपने पहले एक चैप्टर में मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल पढ़ाए थे कि उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है नॉन मेटल में, मेटल में जो ट्रीटमेंट में काम आती है। तो वो धातु और अधातु जो है वो भी अगर ज़्यादा मात्रा में दे दी जाए तो पशु में विषाक्तता पैदा करते हैं। जैसे आर्सेनिक, लेड को जस्ता बोलते हैं, फिर तांबा, कॉपर, मरकरी, फास्फोरस, क्लोरीन व फ्लोराइड, नाइट्रेट व नाइट्राइट और साधारण नमक, ये ऐसे धातु या अधातु जो पशु पे जहरीला प्रभाव डालते हैं ज़्यादा मात्रा में देने पर। कुछ पौधे होते हैं जिनके द्वारा विषाक्तता या जहर पैदा होता है। पौधे वो कौन कौन से हैं? एक तो है रिंसिनस अरंडी की खल जिसे बोलते हैं। अरंडी का पौधा होता है, उसमें ये जहर होता है एक प्रकार का। तो अरंडी की खल अगर आप देते हो और उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर ये जहर है तो वो पशु में जहरीला असर पैदा करेंगे। और अब्रस प्रिकेटोरियस, ये एक प्रकार का सीड है, रत्ती का सीड बोलते हैं इसको। ये अब्रस प्रिकेटोरियस इसका नाम है, इंग्लिश में बोटेनिकल नेम है। तो ये रत्ती सीड है, ये जंगलों में पाया जाता है। इससे जो आदिवासी लोग हैं वो इससे एक प्रकार का सुई बनाते हैं। इसके अब्रस प्रिकेटोरियस जो है सुई बनाते हैं। वो सुई अगर जैसे कई बार लोग पुराने टाइम में खाल के लिए पशु के ग्लूटियल मसल में इस सुई को चुभा देते थे, जो अब्रस प्रिकेटोरियस से बनाते थे। वो धीरे धीरे जहर पैदा करके पशु मर जाता, जिससे वो खाल निकालते थे। और एक होता है गोसीपोल का मतलब है बिनोला, अपने जैसे कपाशिया बोलते हैं, उसकी खड़ होती है। उसमें भी कई बार जहरीलापन होता है, ज़्यादा मात्रा में खिला दो तो। एक होता है साइनोजेंस जो है ना, ये होते हैं पौधों की अपूर्ण वृद्धि होती है, यानी बहुत मात्रा में कम मात्रा में वृद्धि होती है, उस टाइम वो जल जाते हैं, तो उसमें ये साइनोजेंस जहर पैदा होता है। धतूरा को स्ट्रमोनियम बोलते हैं, ये धतूरा है, ये भी जहरीला होता है। नक्समोमी का ट्रीटमेंट के लिए भी काम में लेते हैं। जब कम मात्रा में देते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए काम, भूख नहीं लगती है पशु को, या उसमें
पेट दर्द में या इस टाइप पे अपने नक्श भूमिका को काम में लेते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो वो जहर का काम करता है। एक होता है ऑक्जेलेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो प्लांट जो है वो ऑक्जेलेट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी जहरीले होते हैं। और कुछ साधारण औषधियाँ, तीसरा नंबर है साधारण औषधियाँ, जिसमें कौन कौन सी औषधियाँ जो अपने पशुओं के ट्रीटमेंट में देते हैं औषधियाँ, वो भी अगर ज़्यादा मात्रा में दे तो वो विषाक्तता पैदा करती है। वो कौन कौन सी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, फिनोविस, ये मतलब सब एंथेलमेंटी के काम में लेते हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो ये इसका असर जो जहरीला होता है। फिर आता है कृषि रसायन, जो खेतीबाड़ी में कुछ केमिकल्स यूज करते हैं कीटनाशक के रूप में या खरपतवार को नष्ट करने के काम में, वो भी पशुओं के लिए जहरीले होते हैं और उनको पशु कभी न कभी खा जाता है। जैसे मान लो आपने कीटनाशक जो है इंसेक्टिसाइड कौन कौन से, DDT यानी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। और एल्ड्रिन, ये पाउडर छिड़कते हैं एल्ड्रिन। मेलाथियोन भी आपने सबने देख रखा है, सुन रखा है, खेतों में छिड़कते हैं फसलों पे। और BHC भी पाउडर आता है जो इन कीटनाशक होता है, पशुओं पे छिड़कते हैं। इसका मतलब तो BHC का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये कृषि रसायन है जो कीटनाशक के रूप में काम में लेते हैं। एक होता है घास आदि को, खरपतवार को नष्ट करने वाले हर्बिसाइड या वीडीसाइड बोलते हैं, वो है। एक तो होता है डाइनाइट्रोफिनोल, ये खरपतवार नष्ट करने वाली दवा है। एक होता है फिनोक्सी एसिटिक एसिड। अगर ये चीज़ें जो है वो घास पे फसल पे छिड़क देते हैं और उसमें फसलों पे ये जब तक रहते हैं असर इनका, फसल अगर उस घास को या चारे को पशु खा लेते हैं तो उनको ये विषाक्तता हो जाती है। कई बार इनके जो डब्बे हैं खाली, वो घरों के पास डाल देते हैं, उसमें जो ये विष रिश्ता रहता है थोड़ा बहुत होता है, वो पशु चाट लेता है, आवारा पशु। कई बार उसको जहाँ अपना चारा स्टोर करते हैं वहाँ डाल देते हैं स्प्रे करके, मशीन स्प्रे वाली जो है ढोल की, उसको वहाँ रख देते हैं। तो उसमें जो थोड़ा मोटा मटेरियल बचता है उसका, वो रिश्क के उसको तूड़ी पे या चारे पे गिरता है, उस चारे को अगर डालते हैं तो पशुओं में टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब आता है 5वां नंबर, चूहे मारने की दवाइयाँ, जो रोडेंटिसाइड जिसे बोलते हैं। चूहे मारने की दवाइयाँ जो काम में लेते हैं वो भी पशुओं के लिए विषाक्तता का काम करते हैं। उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ? जिंक सल्फेट को यूज़ करते हैं। वो अगर भूल से पुड़िया लाए वहाँ पर घर में छोड़ दी कहीं पे बांध के, तो वो पशु के एसेस में आ गया, पशु के पहुँच में आ गया, पशु खा लेता है और पशु से बीमार होकर मर जाता है। एक होता है अंटू जो है, इसका फुल फॉर्म होता है एल्फा नेप्थाइल थायोयूरिया, अंटू। ये भी मतलब चूहे मारने की दवाई है। इसका फुल फॉर्म है एल्फा नेप्थाइल थायोयूरिया। फिर होता है स्नेक विष, सांप का जहर, जिसे स्नेक वेनम बोलते हैं, सांप काट लेता है। फिर होता है कीटों द्वारा, कीट जो है वो भी जहरीले होते हैं। जैसे शहद की मक्खी है, अपने घरों में जो टांटिए बोलते हैं, जिसको ततैया बोलते हैं, टांटिए, भिरड़, ये सब जो है ये काटते हैं तो उससे भी जहर प्रोड्यूस होता है, पशु जो है उससे विषाक्तता होती है। एक होता है फंगस द्वारा, फंगस लगती है, काई जम जाती है ना, जैसे बूफण बोलते हैं बूफण अपनी भाषा में, लोकल भाषा में बूफण बोलते हैं। उससे भी मतलब क्या टॉक्सिन निकलते हैं। कौन से? एल्फा टॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन। ये अगर पशु खा जाए बूफण को, फंगस को, तो उनमें विषाक्तता हो जाती है। तो ये आज हमने विषाक्तता के बारे में पढ़ा कि उसके कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी विषाक्तता होती है। कल से हम जो है अलग अलग विषाक्तता पढ़ेंगे, धातुओं द्वारा विषाक्तता कैसे होती है, अधातु द्वारा या अलग अलग विषाक्तता, वो कल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।